चोर की दाढ़ी में तिनका। देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं कि इसका अर्थ, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? जहां हमारी रुचि होती है वहीं पे उपयोग जाता है, या फिर जो निरंतर चिंतित किया गया विषय हो वहीं पे मेरा उपयोग जाएगा। अब मान लीजिए कि मुझे किडनैपिंग का फोन आया होगा, ठीक है? तो अब क्या होता है, मैं दिन भर मैं किडनैप ना हो जाऊं, तो हर किसी के पास मेरी जो नज़र होती है ना, वो एकदम संशय की नज़र से देखता हूँ। भले ही सामने वाला मेरे पास आंखों में आंखें डाल के जा रहा है, तो मुझे लगता है ये यही है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं भयभीत हूँ और मैं हर किसी को शंका की नज़र से देख रहा हूँ। उसी प्रकार उदाहरण तो अन्य प्रकार से था, लेकिन सिद्धांत अपने को यहाँ पर अपने हिसाब से करना है। उसी प्रकार मुनिराज, उनका उपयोग चिंतन में, चूंकि शुद्धात्मा है निरंतर, इसलिए उपयोग निरंतर उस शुद्धात्मा की तरफ ही झुकता है। चाहे कुछ भी करो, उनका उपयोग शुद्धात्मा में जाता है। समझ में आ रहा है? शुद्धोपयोग के काल में तो शुद्धात्मा है ही है, उसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन शुभ भाव के काल में भी शुद्धात्मा ही ध्यान का ध्येय वर्तता है। समझ में आ रहा है? अर्थात विकल्पात्मक रूप से। इसलिए मैंने कहा कि भोग जो होता है, भले दिन भर हमने जो किया है, दिन भर जो चिंतन होता है, उसी का भोग सामायिक में होता है। हमने दिन भर विषय कषाय का भोग किया होगा, तो सामायिक के काल में 100% हमको विषय कषाय ही वर्तेंगे, अर्थात सब कुछ दिखाई देगा लेकिन आत्मा नहीं दिखाई देगा। इसलिए आत्मा यदि देखना है तो हमको निरंतर हर कार्य में, हर क्रिया में अपना ज्ञान देखते आना चाहिए। ज्ञान के पीछे आत्मा भी दिख जाता है। प्रकरण अपना मुनिराज के आहारचर्या का चल रहा है, यूं कहिए एषणा समिति का चल रहा है। और एषणा समिति में ये कह रहे हैं कि साहब कि इनके मद्य मांस और मधु के त्याग रहित आहार होता है। कितनी डाउन टू अर्थ बात आ गई है। जो मद्य मांस मधु का त्याग, अरे एक सामान्य श्रावक को होता है, वो आगे चलकर मुनिराज जो 6वें 7वें गुणस्थान में झूल रहे, उनको शिक्षा देने की अपेक्षा क्या? ये अपने आप एक लॉजिकल प्रश्न खड़ा हो रहा है। कल मुकेश भैया ने भी यही प्रश्न खड़ा किया था। इसका निराकरण तो आगे आएगा ही आएगा। अपन देखते हैं, पहले गाथा का पाठ करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। एकम खलु तम भत्तम अपड़ि पुण्योदरम जहालद्धम चरणं भिक्षेण दिवाण रसावेक्खं न मधुमंसम्। चरणं भिक्षेण दिवाण रसावेक्खं न मधुमंसम्। देखो, चरणम भिक्षेण दिवा, भिक्षा से ही आहार होगा। एक दूसरी बात, भिक्षा का अर्थ किसी को मालूम नहीं है तुम आने वाले हो। यदि तुम आने वाले हो ये मालूम होता और तुम्हें संशय हो गया तो तुम्हें वहां पर रुकना नहीं है। ये है मुनि स्वरूप। उद्दिष्ट नहीं चलेगा। अरे तुम्हें शंका भी हो गई, इनको आहट थी इसलिए इन्होंने बनाया होगा, तो भी नहीं रुकेंगे, अंतराय मानकर निकलना है। समझ में आ रहा है? शंका नामक दोष है। 46 दोषों में शंका नामक दोष है कि बस तुम्हें शंका आ गई,
बस तुम्हें वहां रुकना नहीं है, निकल जाना है। तो चरणम भिक्के मतलब आहारचर्या जैसी मिले वैसी, एक पुनोदर, दो और दिन में बनाई हुई होनी चाहिए, तीन और रस की अपेक्षा से रहित, अर्थात टेस्टी होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ऐसा विकल्प भी नहीं करना। जैसा आएगा देख लेंगे, जब परिस्थिति सामने आएगी ना तब देखेंगे। अभी वर्तमान में ही भविष्य में उद्भवने वाली परिस्थिति का मैं अभी आकलन या चिंतन क्यों करूं? वेरी लॉजिकल प्रश्न। क्यों क्यों, क्या प्रॉब्लम होगा, ये ऐसा होगा कि नहीं, ये विचार करने में क्या तकलीफ है? कषाय होगी ये तो सब मैं जानता हूं, लेकिन एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है? कषाय तो होती ही होती है। मेरा प्रश्न इतना ही है कि अभी मुझे आहारचर्या, मैं अभी निकला हूं, मान लो जंगल से निकला हूं, वन से निकला हूं और मुझे गृहस्थ में नगर में जाना है, तो ऐसा आहार मिलेगा क्या, इसका विकल्प करना, इसमें क्या तकलीफ है? बराबर, देह बुद्धि है। अरे उतने देर के लिए संक्लेश खड़ा हुआ, संक्लेश को वश या आत्मा, संक्लेश में कभी आत्मा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अर्थात वो विकल्प को लेकर आकुलता है और आकुलता को लेकर अनाकुल स्वभाव नहीं है। समझ में आ रहा है? अर्थात ये विकल्प करते ही इन्होंने मानो ऐसी ठान ली कि मैं आत्मा का ध्यान नहीं करूंगा, जो कि योग्य नहीं है। क्योंकि प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा निरंतर शुद्धात्मा को ध्यान की है। अब ठीक है, शुद्धात्मा नहीं ध्यान पा रहे हैं तो शुद्धात्मा का विकल्प तो होवे, राइट? तो ये एक विचारणीय बिंदु कि ऐसा मिलेगा क्या, भविष्य संबंधी कोई भी कल्पना लेकर नहीं चलते। इसलिए मालूम है अभी ये एक बात कही ना, वे बंधते नहीं है, मुनिराज कभी भी बंधते नहीं है। थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक इन द सेंस मुनि की चर्या है, बट खान पान संबंधी नहीं है। मुनिराज बंधते नहीं है कि भाई हाँ मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा या इस पंच कल्याणक में आऊंगा, नहीं बंधेंगे। क्यों? मान लो 4 माह है कार्यक्रम के लिए, आज कैसे पता चलेगा इनको? इसका मतलब मान लो ये दक्षिण की तरफ गमन कर रहे हैं और कार्यक्रम उत्तर में है, अब क्या करना पड़ेगा? मेरा प्रश्न है, वेरी लॉजिकल प्रश्न, कि अब क्या करेंगे? अब इनको विकल्प सताएगा, अरे मैं यहां से नीचे जाऊंगा, नीचे जाकर फिर से ऊपर जाऊंगा, तो समय जाएगा तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, बराबर है ना? तो उसका विकल्प बना रहेगा तो वे निश्चिंत नहीं रहेंगे, निर्भर नहीं रहेंगे। वो विकल्प उनको निरंतर आंदोलित करता रहेगा और इसलिए सामयिक में भी भंग करता रहेगा। ओ, समझ में आ रहा है क्या? किसी के प्रति विरोध नहीं है, एक लॉजिकल थॉट प्रोसेस चल रही है अपने की। एक छोटा सा विकल्प खड़ा होने से मुनिराज की शांति कैसे भंग हो सकती है? हाँ, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अब मान लो 4 महीने बाद जाना है ना, तो 4 महीने बाद जाना है तो इसका मतलब क्या होगा? वो प्लान करेंगे ना, अब एक दिन में इतना मुझे चलना है, इस गांव से इस गांव मुझे जाना होगा, तो 4 महीने का प्लान तैयार होगा कि नहीं? और इनका प्लान नक्की नहीं होता है ना, इनके लिए सभी दिशाएं खुली है, किस दिशा में जाना ये नक्की नहीं है। क्यों? प्रतिकूलता कभी भी आके खड़ी हो सकती है, आपदा कभी भी खड़ी हो सकती है, तो कैसे यहाँ वहां जा सकते हैं, राइट? इसलिए किसी श्रावक के घर जाएंगे या किसी कार्यक्रम में जाएंगे, ऐसा कमिटमेंट नहीं चलता। ओके, अब देखो और एक बात, क्या ऐसा हो सकता है क्या अभी कार्यक्रम में हम नहीं आ सकते, ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? तो ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्यों? कदाचित किसी कारणवश, कारण मतलब सहजता से
वहीं पे उसी तिथि पर जाना हो गया। अब क्या होगा, मुनिराज ने तो सत्यव्रत के, सत्य वचन के धारी होते हैं, और ये सत्य महाव्रत है ना, और ये इन्होंने तो पहले नहीं बोला था और आ गए। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए ये भी दोष माना जाएगा, राइट। तो जिससे निंदा के पात्र ठहरे ऐसा कोई भी कारण नहीं बनेगा। हाँ, एक मूलाचार में एक सूत्र ही कहा है, क्या? सवर्णा अपरिबद्धा, श्रमण अप्रतिबद्ध है, अर्थात बंधता नहीं है, एक। और दूसरा, विज्जुसह दिट्ठा न दिट्ठा, मतलब क्या? दिट्ठनट्ठवा, दिट्ठनट्ठवा। पहला क्या कहा? समना अपरिबद्धा, विज्जुवा दिट्ठनट्ठवा, मतलब दिखाई देते हैं, मतलब विज्जुआ मतलब क्या? बिजली के समान होते हैं, और कह रहे हैं कि अभी दिखाई दे और अगले समय में नहीं दिखाई दे रहे हैं, दिखे नहीं दिखे ऐसे होते हैं। मतलब मात्र मुख दिखाते हैं और घूम जाते हैं, ऐसा श्रमण का स्वरूप है। तो कहीं अटकते नहीं है, किसी को कमिटमेंट नहीं है। नगर में जाना मतलब बहुत तकलीफ है। इवन भोजन के लिए, आहार के लिए जाना किसी समस्या से नीचे नहीं है। चलो, मेरा एक प्रश्न है आप सबसे कि इनका जंगल में आहार हो सकता है क्या? हुआ तो कैसे होगा? मतलब प्रसंग क्या बनेगा, सिचुएशन क्या होगी? हाँ, क्या कहा? कोई श्रावक अगर ट्रैवल करता होगा उसके लिए खुद के लिए बनाएगा, हाँ, बराबर, उस वक्त उन्हें अच्छा आहार हो सकता था। हाँ, तो अभी आपने कहा श्रावक गमन कर रहा है ना, ग्रामांतर कर रहा है, और वो अपने साथ आहार की सभी सामग्री लेकर चला है, 2। और सुनो, श्रावक कहाँ से गुजर रहा है? वन की तरफ से गुजर रहा है, 3। मतलब श्रावक भी वन से ही गुजरते थे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और तभी तो जाकर मुनिराज को आहारचर्या मिलेगी, है ना। तो अपने आप ये श्रावक वन से गुजरते हैं ये, और कदाचित रात्रि में रुकने का प्रसंग बना तो रुक भी जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब वनों से ही गुजरना होता है। हाँ, इसलिए राजाओं के भी माध्यम से आहारचर्या हुई है, ऐसा जो आता है। तो हाँ, चले होंगे सम्मेद शिखर, गिरनार, कहीं भी, तो रास्ते में और पैदल चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये, और पैदल भी चलते हैं। मान लो तीर्थ यात्रा के लिए जाना है ना, तो पैदल चलते हैं, एक। और दूसरा, नंगे पैर चलते हैं, जो पाद त्राण नहीं होते हैं उनके। हाँ, 2। और तीसरी बात, रिटर्न टिकट नहीं रहता है। मतलब श्रावक की बात चल रही है, हाँ, रिटर्न टिकट नहीं होता है। मतलब अरे तीर्थ क्षेत्र पर जाए और वहां का वातावरण और इतना मनोरम हो और वैराग्य जग जाए, तो कदाचित रिटर्न जाने की कोई संभावना भी नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आज की ट्रिप्स में वो लाभ नहीं होता तीर्थ यात्रा का जो पहले होता था। कारण क्या है? परिणाम ओछे हो गए हैं, बहुत उथल पुथल है, कषायवान जीव हुआ है, ठीक है। चलिए आ जाइए अपने प्रकरण में। प्रकरण क्या चल रहा है यहाँ पर? एक बार ले रहे हैं, दिन का बना ले रहे हैं, भिक्षा मांग कर ले रहे हैं, और किसी विशिष्ट रस की अपेक्षा से रहित है, और लास्ट में कह रहा है मधुमान से रहित है। अब देखिए, इसका मतलब और एक बात निकल रहा है। मधुमान से रहित है मतलब
श्रावक को पूरी जानकारी चाहिए कि कौन सा नशा कारक है, ठीक है, कितने काल में होता है, मतलब नशा कारक कितने काल में हो सकता है, मर्यादा कितनी है, मांस कारक कितने काल में हो सकता है, सारी की सारी जानकारी चाहिए कि नहीं। और ये मात्र स्त्रियों का काम नहीं है। हाँ, ये और एक बात याद रखना, हम आज की परिप्रेक्ष्य में ऐसा हो गया है ना कि हमको डिवीजन ऑफ जॉब हो गया है। श्रावक पक्ष मात्र बाहर के आरंभ संबंधी और स्त्रियों का पक्ष मात्र गृहस्थी के आरंभ संबंधी, ऐसा नहीं लेना। ओके, हर किसी को हर कोई जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग अपना है, अपने को जानकारी होनी चाहिए। श्रेयांश राजा ने पूर्व भाव के संस्कार वश उसने आहार तीर्थ चलाया, राइट, चलाया कि नहीं, तो जानकारी थी कि नहीं। जानकारी के बिना काम नहीं होता, इसलिए जानकारी में कोई विरोध नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए। कभी प्रसंग पड़े तो हमको अपना काम करने का अवसर चाहिए, और हमको पता चलता है ना घर में शुद्धि किस तरह की चल रही है और हमको कितना ऊपर उठना है। इसलिए कभी कभार तो रसोई भी बनाकर देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हर्जा नहीं। हमको भी ख्याल आता है विवेक क्या है, विवेक कितना होना चाहिए, सब समझ में आता है। इसके बिना हमको कुछ भी नहीं समझ में आता। जैसा परोसा जा रहा है, मुंह बंद करके अपन भोजन कर रहे हैं, इसमें वैल्यू नहीं आती है। अगर गलत हो रहा है तो हमको घर वालों को भी टोकते आना चाहिए, इतनी तो हमें जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो हम कैसे टोकेंगे उनको। समझ में आ रहा है क्या? और कौन से पदार्थ में खराबी हो गई तो खराबी का कारण भी हमको समझ में आना चाहिए। तो ये सब जानकारी में विरोध नहीं है। हाँ जी, तो मध्य मांस मधु से रहित होना चाहिए, और मक्खन भी ले लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं कहीं दूध लाने गया था, तो दूध वाला बोल रहा था दूध फटना नहीं चाहिए, इसलिए उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। तो बेकिंग सोडा डालने के बाद में क्या होता है, मतलब ताजी गाय या भैंस का भी दूध होगा ना, फटता नहीं है। आश्चर्य की बात है, फटता ही नहीं है। आप कितना भी करो प्रयास, फटेगा नहीं। हाँ, मतलब ताजी गाय मतलब अभी जस्ट जनी है, हाँ, बच्चे को जन्म दिया है, तो भी 1-2 दिन में उसका दूध वे डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर देते हैं। बस सोडा डाल देना है उसमें, सोडा डालने के बाद में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, फटता ही नहीं है दूध। आश्चर्य है कि नहीं? अब ये सब जानकारी हमको उनसे बात करने पर होती है, नहीं तो कौन बताता है और कैसे बताता है। इसलिए बेसिक बात इतनी है कि भाई गाय का दूध 8 दिन बाद, भैंस का दूध 15 दिन बाद, इतना तो अपने को ध्यान रखना चाहिए। चलो, एक बात तो ये है। दूसरी बात दूध की ही ले लेते हैं। दूध जो है उसकी मर्यादा क्या करते हैं, मर्यादा धोने के बाद 48 मिनट के अंदर उसको उबालना चाहिए, तो ही मर्यादित है, नहीं तो अमर्यादित। समझ में आया? धोना भी अपने आप में, उसके जो थन होते हैं वे साफ किए होने चाहिए। अब मिलता नहीं मिलता, मैं उसके पक्ष में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटीज रेयर है, कोई एंटरटेन करता ही नहीं। ये तो गांव साइड में कदाचित ऐसा हो भी, लेकिन शहरों की साइड में तो यहाँ पर कोई किसी को एंटरटेन तक करता नहीं है। ठीक है, बट कैसा होना चाहिए ये तो जानकारी हो, और दूसरा खेत तो वर्तना चाहिए दो, क्योंकि जब अपना दूध ही ठीक नहीं है तो उसके पीछे का घी भी ठीक नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हमारा खान पान विवेक वाला नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात क्या आ गई, दूध की मर्यादा मतलब जनने के बाद में कब से चालू करना, एक। दूसरी बात वो कैसे धोया गया है, तो ये दूसरी बात। मतलब बाल्टी भी साफ होनी चाहिए, अपना लीटर का माप होना चाहिए, सब बातें हैं। मतलब हाँ, और साथ में अपन कपड़ा लेकर जाते हैं, कपड़े लेकर वो उनका थन पोंछा जाता है और उसके बाद में अपना दूध निकाला जाता है। ये सब बातें ध्यान रखने योग्य है। तो आप सोचना
कि अपनी बाल्टी, अपना लीटर का माप, अपना कैन, बराबर, ये 3 चीजें तो हुई, और अपना कपड़ा, इतनी सब बातें वहां पर लेकर जाना, और फिर से लाने के बाद में उनको धोना पड़ता है। आप पकड़ना कितना समय एक एक चीज में जाता होगा, काफी समय निपटता है, ठीक है। हाँ, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अभी अपने को क्यों ये मर्यादा क्यों कह रहे हैं अपन? मर्यादा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मर्यादा के बाहर वो मांस वाला होने वाला है, अर्थात एक 48 मिनट के बाद में उसमें तो समूर्छन जीव उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। ओके, और कहो तो कौन से टाइप के? उसी पंचेंद्रिय के जाति के जीव होते हैं, दूध में भी, यस, दूध में भी, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखने योग्य बात। अब दूसरी बात क्या है? मधुमांस, मधुमांस का यहाँ पर अर्थ और एक लेना, जैसे आचार मुरब्बा है, राइट। आचार मुरब्बे की जो कोई वैलिडिटी है, वो वैलिडिटी सरपास हो गई, तो क्या हो गया? वो मधु में भी चला गया और मांस में भी चला गया। च्यवनप्राश आदि है, वो भी मांस में चला जाता है, मधु में चला जाता है। जो लिक्विड है वो दोनों में लिया जाएगा, और जो सॉलिड है, ओके, वो मात्र मांस में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप में विचारणीय बिंदु कि जो कोई मर्यादा के बाहर आटे होते हैं या फिर बनाया हुआ भोजन होता है, ये मधु मांस में चला जाता है यथा योग्य, ठीक है। तो विचारणीय बिंदु है कि हम क्या कर रहे हैं। और मालूम है आपको, आजकल तो जितना फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होंगे उतने स्वास्थ्य के लिए अच्छे, ऐसा बताया जाता है। फैक्ट है भी ऐसी कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट से ज्यादा स्वास्थ्य अच्छा, बट बात अभी यहाँ पर ये चल रही है कि जो शुद्धि का मर्यादित खान पान कैसा होगा। तो मधुमांस से रहित कहकर क्या कहना चाह रहे मालूम है क्या? मतलब श्रावक को इतनी मर्यादा का ख्याल रखना ही चाहिए, ओके। और मुनिराज को भी वो जानकारी चाहिए कि ये आहार, मतलब मान लो आचार है, मुरब्बा, ये कब बनाया है ये बताया हुआ होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं ना हर चीज उसी दिन बनाई गई हो, है ना। जैसे लड्डू है या फिर सेव बूंदी है ना, तो ये नमकीन है, थोड़ी मिठाई है, इनकी मर्यादा है ना। जो तली हुई नमकीन चीजें होती है जिसमें पानी डालकर फिर तलना पड़ता है, तो वो तो 24 घंटे की मर्यादा है ना। तो फिर 24 घंटे के अंदर ही तो उनका निपटारा होना चाहिए। नहीं निपटारा हो गया तो वो अमर्यादित हो गए, वे मांस के तुल्य माने गए, अर्थात उसमें इतनी जीव राशि उत्पन्न हो जाती है, असीम जीव राशि कहिए, असीम जीव राशि, इतनी जीव राशि उत्पन्न होती है कि उसकी हिंसा का भार भी अपने ऊपर आ जाता है। और यदि मुनिराज लेवे तो वे भी आश्रव के भागीदार हो जाएंगे। और भले ही उनके निमित्त से नहीं बनाया था एक, और उनको वो अपेक्षा भी नहीं थी कि अपने को ये मिले दो, तो भी बस परोसा गया और उन्होंने हाँ भरी, तो ये दोष आ जाता है, ठीक है। मधु मांस की ये बात आ गई। तो मध्य, मधु और मांस। मधु का तो और एक बात ले लेना, मधु मतलब क्या है? ये क्या होते हैं वो, हनी बी, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी के द्वारा एक एक फूल पर बैठती है, पराग पर बैठती है, और उसमें से जो द्रव्य है वो चूसती है और उसी को लाकर अपने घर में वो निकालती है, अर्थात वो मिट करती है। तो ये जो होता है अत्यंत निषिद्ध है। थोड़ी लार मिक्स हो गई है, साथ साथ वो उसके मुख से वहां पर डाला गया है। एक मधुमक्खी नहीं, अनेक प्रकार की मधुमक्खियां वहां पर लाकर अपना वमन करती है, और फिर उसको निचोड़कर छान कर अपन ले ले
तो हिंसक है, क्योंकि निरंतर जीव उत्पन्न होते, एक बात। और दूसरा, वो फूल की पराग से निकाल, मतलब फूल का एंड्रोशियम से या जहाँ से निकाला जाता है, वो फूल से ना, फूल हमेशा के लिए अनंतकायिक माना गया है। तो उस फूल के ये 229 पेज नंबर है भाई साहब, सॉरी 229 गाथा का पहला पन्ना, 104 105 पेज है क्या, 105 पृष्ठ नंबर है, 105। ओके। तो ये जहां से निकाला फूल सचित्ता अवस्था में, वहां तो महाअभक्ष माना गया, उसके ऊपर त्रस जीव भी रहते ही रहते हैं, तो कदाचित वो भी, उनकी भी हिंसा हुई होगी, एक बात। और दूसरा, यहाँ पर ये वॉमिट होता है, इसमें भी निरंतर कुछ काल के बाद में त्रस राशि जन्मना चालू हो जाती है, दो बार। और तीसरा, जब शहद निकाला जाता है तब कितना डराया जाता है मधुमक्खियों को। अभी आज थोड़ी सी प्रोसेस कुछ अलग हो गई है, मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन सबको हटाया जाता है, या फिर वो जो शहद है ना, वो अपने आप नीचे ट्रे में आ जाता है, मधुमक्खियों को हटाने की भी आवश्यकता नहीं, और इमीडिएटली वो ट्रे निकाल दिए जाते हैं। तो मतलब मान लो झिरपता है वहां पर, झिरपता है मतलब क्या है कि सीपेज हो जाता है उसमें से, और अपने आप वो नीचे ट्रे में इकट्ठा किया जाता है। तो आज की प्रोसेस अलग है, बट फिर भी हिंसा तो एक तो वहां से यहाँ लाने में हुई है, और दूसरी बात, पहले की जमाने की अपेक्षा पकड़ी जाए तो वहां पर मान लो हटाने के लिए एक तो आग लेकर जाना पड़ता था, उनको हटाया जाना पड़ता था। हटाने में क्या करते कि जो हटाने गया है कदाचित उसके ऊपर भी हमला करके उसको ही काट दे, उसमें उसकी जान जाने की भी संभावना एक, और हटाते हटाते अनेक मधुमक्खियों की जान जाती है, और उस मधुछत्ते को वे स्क्वीज करते तो एक हाथ कोई उसके अंदर बची होगी, तो वो तो मरण को ही प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से त्रस जीवों की हिंसा उसमें तीव्र कही गई है, होती ही है, तो इसलिए मधु का त्याग कहा गया है। ठीक है, तो कहाँ से लाई बात इतनी, मधु और मांस का त्याग क्यों करना, और त्याग क्यों करना मतलब श्रावक ने बताना ये कब बनाया है, फिर वे उसकी मर्यादा का निर्णय करके फिर लेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो, दिन में एक बार आहार, अल्पाहार अर्थात उनोदर आहार ही होता है। अब चलिए तत्व प्रदीपिका टीका पढ़ते हैं। दिन में एक बार आहार ही युक्ताहार है, युक्ताहार ही है ना। हाँ, तो उचित आहार, अभी ये स्वास्थ्य की अपेक्षा भी लिया गया है, या मुनिचर्या में एक ही बार आहार होता है, इसी को योग्य और उचित आहार कहा गया है, क्योंकि उतने ही श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारण रूप शरीर टिका रहता है। मतलब क्या कह रहे, एक बार भोजन करने से तुम्हारा काम चल जाएगा। देखो, चौथे काल में ऐसा था कि हर कोई जीव एक ही बार भोजन करता था। हाँ, एक ही बार भोजन करता था। और आज की तकलीफ क्या है साहब, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार कर रहा है। ठीक है, और तो भी कमजोर है। और उस समय में एक बार लेता हुआ जीव भी एकदम बलशाली और एकदम ताकतवर है कि नहीं? अच्छा। नहीं, एक बात ये भी तो है ही, मतलब अपन थोड़ा काल पीछे चलो तो उनकी ताकत भी बहुत थी। जैसे किसी गढ़ के नीचे, गढ़ के वहां पर, मेरे ख्याल से रायगढ़ या प्रतापगढ़ के वहां पर, वो ऐसे तांबे के गुंड है, गुंड मतलब जिसमें पानी भरा जाता था,
तो कहते हैं ऐसे गुण आज के डेट के 3-3 जन मिलकर भी खाली गुण नहीं उठा सकते। तो उस समय में उसमें मान लो जितना पानी भर सकता था 10-20 लीटर 30 लीटर जो कुछ है, वो गुण एक अकेला आदमी प्लस वो अपने कंधे पर लेकर पूरा गढ़ चढ़ता था। ये ऐसी तो ताकत होती थी। हाँ, ताकत भी देखो और खान पान की तो बात है ही है। आज और एक ऐसा एक वीडियो शिवाजी के किसी संता क्या है, संताजी कावजी नाम का कोई उनका ये था, तो मावड़ा था। कहते हैं कि वो 350 किलो का घोड़ा अपने दोनों हाथों से ऐसा उसके पैरों को पकड़ कर ऐसे उठा सकता था, इतनी ताकत वाला था। तो ठीक है, मुझे तो कहना इतना ही है कि ताकत पहले अलग जाति की थी, खान पान भी वैसा था और विशुद्धि भी वैसी थी। आज खान पान भी निकृष्ट होते जा रहा है और विशुद्धता भी घटती जा रही है, परिणाम की विशुद्धता भी घटती जा रही है। देखो, खाए और पचे नहीं इसका मतलब विशुद्धता कम है, ये बिल्कुल विचारणीय बिंदु है। आकुलता का कहीं ना कहीं संबंध है ही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बनाने वाले ने भी विशुद्ध बनाना और खाने वाले ने भी विशुद्ध खाना, ये तो एक बात है। अगर आकुलता सहित खाया तो भी दोष है, तो भी दोष है। ठीक है, हाँ बहुत विचित्र बातें हैं। अपन ये सब कल्पना की बातें लग रही है, प्रैक्टिकल कहाँ पॉसिबल होगा, किससे पॉसिबल होगा, अपने आप में कितना पौरुष लगता होगा, ये आप विचार कर सकते हैं। एक एक चीज की व्यवस्था करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। ना पानी की भी शुद्धि है, पानी का भी अपन क्या कर रहे हैं, कल भी बात बताई थी कि कुएं का पानी होना। अब कुएं का पानी नहीं तो प्रथम राशि मक्षी का कोई भोजन उसके बिना बनने ही वाला नहीं है। तो विचारणीय बिंदु, घी में प्रॉब्लम है, तेल भी शुद्धि का ही होना, सब बातें हैं। हाँ, नमक की बात है, नमक भी मर्यादित होना। अभी आपको पता है नमक भी ऐसे आने लग गए हैं, सेंधा नमक के नाम से बिकते हैं और वो मतलब रेडीमेड किए जाते हैं, मतलब सेंधा नमक के टाइप में पत्थर बनाया जाता है। हाँ, तो अभी इसमें भी ठगते हैं। तो आपने को कितना संभल कर एक एक चीज लानी है, ये विचारनी है। मतलब हमको परख होनी चाहिए हर चीज की, तब तो जाकर हम व्यवस्थित ला पाएंगे। परख ही नहीं है, हमको खबर ही नहीं है, तो क्या ला पाएंगे। एक हाँ बोलिए मुकेश भैया। ये सेंधा नमक की परख कैसे करें? सेंधा नमक का ऐसा है, थोड़ा सा ना गुलाबी होता है, पत्थर होता है, हार्ड होता है और गुलाबी होता है। जो ब्रिटल होता है ना, ब्रिटल इन द सेंस उसका खाली ना ऐसा हाथ में पकड़ा या थोड़ा सा पटक दिया ना तो उसके मतलब सहस्त्र टुकड़े हो जाते हैं ना। तो ये थोड़ा सा उसमें डाउट खड़ा करना, बहुत व्हाइटिश हो गया ना तो भी नहीं चलेगा। मतलब एकदम अपना टाटा नमक जैसा ना एकदम व्हाइट दिखता है लेकिन पत्थर जैसा दिखता है, तो वो नहीं चलेगा। तो उसमें डाउटफुल है, अपन नहीं जाकर ये कर सकते, परीक्षा कर सकते, बट डाउट तो पक्की बात है उसमें हो सकता है। ठीक है, तो सेंधा नमक है ना बहुत वाइट हो जाता है, लेकिन वो हाँ पीसने के बाद होने दो ना, पीसने के बाद होने दो। बट आप जब पत्थर लेते हैं ना, हल्का सा पिंकिश उसमें टिंज होती है, हल्की सी पिंकिश। हाँ, मिट्टी का उसमें घुस गया होगा तो मिट्टी तो निषिद्ध है, वो तो खर है, वो तो ग्राइंड होती नहीं, और ग्राइंड हुई तो भी वो उसका विघटन होता नहीं है, मतलब सब्जी में या अपने अनाज में डालने से, तो वो तो लेना ही नहीं है। बट वो पत्थर भी ऐसा होना चाहिए, पिंकिश दिखाई देना चाहिए, और उसको कूट कर फिर अपन उसको बनाएंगे तो अपने आप व्हाइट हो जाता है, हल्का सा व्हाइट हो जाता है। तो ठीक है, ये सेंधा नमक की बात हो गई। और बात थोड़ी बताओ,
देखो, दालें भी जो अपन लेते हैं ना, दालें, हाँ, दाल भी है ना, जो पॉलिश दालें होती है वो नहीं चलती है। मुनिराज को भी नहीं दे सकते, याद रखना। क्यों साहब, क्यों? हाँ, क्योंकि पॉलिश दाल को जहां पर ग्राइंडिंग किया जाता है ना, ग्राइंडिंग है ना, पॉलिश करने के लिए, वो ग्राइंडिंग व्हील बनते हैं हड्डी के मटेरियल के। ये ग्राइंडिंग व्हील्स जो है ना, ये हड्डी के मटेरियल के है। मतलब अपनी नॉर्मल अभी अपनी घर की चक्की है ना, तो उसमें ग्राइंडिंग व्हील होता है ना, वो ग्राइंडिंग व्हील काय का बना है? आपने कभी आपका, हाँ, यहाँ पर उरण में कौन सा कंपनी, ग्राइंडवेल नॉर्टन, ग्राइंडवेल नॉर्टन यहाँ पर उरण में कंपनी, मेरा योग बना था जब मैं जॉब करता था, तो वहाँ एक हम उनको पैकेजिंग सॉल्यूशंस देते थे, तो वहां पर जाने का प्रसंग बना था। तो ये ग्राइंडिंग व्हील क्या है? हाँ, एक तो हड्डी है और उसमें बाइंडर है। बाइंडर मतलब क्या? बाइंडर में अपने आप में फेविकॉल में भी हड्डी होती ही होती है। तो जो कोई बाइंडिंग मटेरियल होगा वो हड्डी से युक्त ही होता है। अब ऐसे ग्राइंडिंग व्हील को अगर घिसकर अपना अनाज बाहर आया है, तो अब वह कौन सा शुद्ध रहा? एक बात। दूसरी बात यह है कि जितना हो सके ना, हमको भी अपने जीवन में अखंड धान्य ही लेना चाहिए प्रयोग में। हाँ, क्यों? क्योंकि उसकी थोड़ी सी, हाँ, थोड़ा सेफ है, थोड़ा सा सेफ, मतलब दालों की बात कर रहा हूं, थोड़ा सेफ है। क्यों? क्योंकि उसको पॉलिश की जरूरत नहीं है, राइट? तो इसलिए मुनिराज के लिए क्या हो गई बात कि अगर हम ऐसा अन्न देंगे तो वो दोष वाला ही हुआ ना श्रावक को खबर है, ना मुनिराज को खबर है, कैसे चलेगा? या मुनिराज समझ कर भी ना समझी करे, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए, तब तो जाकर मुनिराज को यथार्थ मिलेगा आहार। अब श्रावक को ही जानकारी नहीं है तो मुनिराज को कौन खिलाएगा आहार, है ना? और फिर मुनिराज जैसी प्रजा वैसे राजा, या जैसे राजा वैसी प्रजा, आप कैसे भी लगाओ। श्रावक शिथिल, मुनिराज शिथिल, मुनिराज शिथिल, श्रावक भी शिथिल। ये इंटर रिलेटेड है। वो कहे ये श्रावक नहीं देते और श्रावक कहे मुनिराज ले लेते हैं, तो फिर दोनों तरफ प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम दोनों तरफ है, शिथिलता दोनों पक्ष में है ना? हाँ, तो विचारणीय बिंदु है। तो नमक की मर्यादा कितनी है? 48 मिनट, और उसके बाद में उसको गर्म करो तो 6 घंटे, और मान लो उसके आगे उसको थोड़ी सी हल्का सा तेल डाल के सिकाई हो जाए तो उसके आगे 24 घंटा हो जाती है। ठीक है? सेम फॉर वाटर, पानी की भी मर्यादा ऐसी ही की जाती है। ठीक है? तो ये इतनी बात क्यों चर्चा में आ रही है? मध्यमांश, मधु का से रहित आहार लेना चाहिए। तो ये भी परीक्षा मुनिराज करेंगे, श्रावक कितना मैच्योर है, क्या समझ रखता है। अगर उनको दिखाई दे श्रावक की मैच्योरिटी नहीं है तो साहब उनका भोजन भी नहीं होगा। एक बात और, बात थोड़ी सी समझिए। मुनिराज ज्यादा भीड़ भड़के में भी नहीं जाते, याद रखना। अब मैं इसको मध्यमांश के साथ में या हिंसा के साथ में जोड़ना है मुझे। हाँ, जैसे मान लो आहारचर्या होनी है तो उनके राउंड में एकदम ऐसा रिंगन ही तैयार हो जाता है, घिर जाते हैं वे पूरे सब ओर से, उनको जमीन भी दिख नहीं रही है, इतनी तकलीफदायक बात होती है। मतलब इतने श्रावक का भीड़ भड़के में कोई स्पर्श कर ले तो चलेगा, अरे असंयमी का स्पर्श भी नहीं चलता है। तो स्पर्श की बात हो गई। एक, उनको भूमि दिखेगी, 4 हाथ जमीन देखकर चलना है, भूमि दिखेगी नहीं दिखेगा, तो इतना विवेक तो श्रावकों को रखना है। समझ में आ रहा है क्या? मुनिराज अपने स्तर पर रखे, बिल्कुल सही है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहली बात उनकी चर्या में बाधा नहीं हो, इतनी जानकारी हमको तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर हम इतनी भी जानकारी नहीं रख रहे, भावुकता में कुछ भी कर रहे हैं, ये सही है क्या? हमने मालूम है
इससे तीव्र दर्शन मोह का बंध होता है। ये अवर्णवाद है मोक्ष मार्ग का। केवली भगवान की आज्ञा ऐसी नहीं है। और हमको मालूम नहीं था, हमको मालूम नहीं तो मालूम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? तुम्हारी थी। और तुम अपने जानकारी रखने से ही मुकर गए। ये मत करो। मतलब अज्ञानता में हम कितने पाप कर बैठ रहे हैं, कितना दोष लग रहा है। और हम सो कॉल्ड जैन, हम जैन है या नहीं इसका विचार यहाँ पर खड़ा हो रहा है। क्योंकि आज एक भी चीज हमारी मध्य मान से रहित है, ये देखना भी बहुत कठिन हो गया है। एक भी चीज दिखाओ तो सही। अब देखो, मुझे कल परसों किसी का फोन आया, वो कह रहे थे साहब यहाँ पर मैं गुड़ देख रहा हूँ, गुड़ मतलब अपने खाने का जो जैगरी, वो गुड़ में देख रहा हूँ। और गुड़ में कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, कि भीगी हुई शक्कर होती है ना, उस गुड़ में डाल देते हैं। अब भीगी हुई शक्कर में उनको मिलती है 20 रुपया, 15-20 रुपया किलो से। ऐसी शक्कर वो गुड़ में डाल देते हैं और बराबर अंदर के साइड में व्हाइट और बाहर से एकदम लाल, इस प्रकार का गुड़ एकदम डार्क ब्राउन हो जाता है। और वो केमिकल फ्री गुड़ के नाम से बेच देते हैं। 100 80 100 रुपया देना पड़ता है एक। जो चॉकलेट्स होते हैं, चॉकलेट जो आउट ऑफ डेट हो गए, मतलब एक्सपायरी वाले हो गए, ऐसे चॉकलेट्स भी डाले जाते हैं कहते हैं। अब माथा पकड़ने की बातें है यहाँ पर कि कैसे अपना मतलब शुद्ध खान पान कैसा ये होगा। मतलब जिसको हम बाजार से ऑर्गेनिक या केमिकल फ्री नाम का गुड़ लेकर आ रहे हैं, वो केमिकल फ्री नहीं है, ये कौन समझाए? उसको ग्रीन टैग देख लिया, हम खुश, हम लेकर आ गए। विचारणीय बिंदु है फिर से कि और ऐसी चीज हम मुनिराज को खिलाएंगे, चलेगी? हम स्वयं खा रहे, ये तो तकलीफ यही, मुनिराज को भी खिलाया जाए और शुद्धि के नाम पर। अब यही मिलता है, हमने यही लाया, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो और एक बात विचारणीय, मतलब गुड़ के नाम पर भी ये तकलीफ है। और शक्कर, मैंने कल बताया था, शक्कर 7-7 दिन लगते हैं शक्कर बनने के लिए। तो फिर से विचार करना कि 7 दिन जो चीज बनने में लगी है, उसकी शुद्धि की लेवल क्या होगी, अर्थात उसमें अरे मर्यादा कितनी है, मतलब गीली अवस्था में होगी कि नहीं, क्रिस्टलाइन होने तक जो अवस्था थी बीच में गीलापन होगा कि नहीं, तो गीली अवस्था में कितनी जीव राशि जन्मी होगी, मरण हो प्राप्त हो गई होगी, इसका कोई अपन हिसाब नहीं लगा सकते। तो ये भी एक विचारणीय बिंदु है कि हम जो शक्कर भी ला रहे हैं, क्या है, शक्कर को भी सफेद करने के लिए मैंने कहा था कि गुड़ के बाद में शक्कर बन रही है। तो गुड़ जब लाल कलर का है ना, लाल डार्क ब्राउन जो कुछ करना है आप वो मान लीजिए, और उसके आगे की स्टेप शक्कर की है, और शक्कर सफेद और गुड़ लाल। अब ये किसको समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ तो होना चाहिए। अब उसमें हाइड्रा डालते हैं, एक केमिकल होता है हाइड्रा, जिससे क्या होता है कि एकदम ब्राउननेस हट जाता है और सफेदी आ जाती है। हाँ, एक और सफेदी लाने के लिए क्या करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं ग्राइंडिंग व्हील से। और ग्राइंडिंग व्हील क्या है, अपने आप में फिर से, या बेल्ट्स भी लो, बेल्ट से भी पॉलिश करते हैं अपने आप। ये चमड़े के पट्टे होते हैं। अब जिस चीज को चमड़ा घिस के गया है, ऐसी चीज अपने आप निषिद्ध है कि नहीं? क्योंकि चमड़े की चीज में मरे हुए, मतलब वो चमड़ी जो है उसके आधार से निरंतर उसी जाति के जीव उत्पन्न हो रहे मर रहे, उत्पन्न हो रहे मर रहे, उत्पन्न हो रहे मर रहे, और वे समूर्छिन जीव पंचेंद्रिय जाति के हैं। अब ऐसे चमड़े को घिसकर चली गई चीज हमारे किस काम की है? इवन दालों की पॉलिश ग्राइंडिंग व्हील से नहीं करे तो बेल्ट से करते हैं। फिर से बेल्ट से करेंगे तो ये चमड़े के बेल्ट होते हैं। तो अपने आप में विचारणीय है फिर से कि योग्य है या अयोग्य है।
हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बाधक है ही है, बट ये अब महाअभक्ष्य है, ये भी तो समझने योग्य है ना। हम स्वास्थ्य का पक्ष बाजू को रख रहे हैं, अभी यहाँ पर फिलहाल मात्र हिंसक पक्ष ले रहे हैं कि मांस की चीज कैसे है, ये कैसे सिद्ध कर रहे हैं। मतलब जो भोजन, जो वस्तु हम एकदम शुद्ध है ऐसा मानकर सेवन कर रहे हैं, कदाचित उसमें भी मांस हो सकता है। हाँ, चावल भी आ रहे हैं। चावल क्या है? हथसड़ी का चावल योग्य है। अब जितने पॉलिश वाले चावल है सब गलत। समझ में आ रहा है क्या? कहाँ मिले तो आप हमको भी बता देना। तो चावल भी निषिद्ध है, ठीक है। हाँ जी, तो ये मतलब मैंने ऑलमोस्ट सभी बातें कवर करते जा रहा हूँ कि जो चीजें हम योग्य है ऐसा मानकर ले रहे हैं, कितनी हिंसक है ना। हाँ जी, देखो पढ़ते थोड़ा सा और कुछ पक्ष आता है मेरे ज्ञान में तो मैं रखूंगा। देखो, दिन में एक बार आहार ही। कोई प्रश्न है क्या? वो अपने घरों में जो पाटे वाली चक्कियां है छोटी, तो वो भी अभक्ष्य माना जाएगा क्या आटा उसका? हाँ ना, वही तो कह रहा हूं ना मैं। वहां पर भी ग्राइंडिंग व्हील है ना, वहां पर भी ग्राइंडिंग व्हील है। तो अपने आप विचार करना है। अभी क्या करना साहब, अभी हैंड मिल तो लेकर नहीं न चल सकते। देखो, करने वाला करेगा अगर उसको उतनी इसलिए मैं बता रहा हूं ना, जो पंच पकवान हो रहे हैं, एक एक व्यक्ति के लिए इतने सारे आइटम्स तैयार हो रहे हैं, इसका आधार क्या है? ये पूरा यांत्रिक जीवन है। और थोड़ा सा बिजली का प्रयोग नहीं चलेगा मुनिराज के लिए। मतलब मुनिराज के लिए जो चक्की भी होगी वो हैंड मिल होगी, वो बिजली का ग्राइंडिंग मिल नहीं चलेगी उनके। क्यों साहब? बिजली बनाने में कितनी हिंसा हो गई है। तो वो कृतकारित अनुमोदन, वो 108 कोटि के त्यागी है। हाँ, ये समझना। तो 108 कोटि में उन्होंने बिजली बनने में अनुमोदना कर दी, गया काम से। मिक्सर में ग्राइंड किया नहीं चलेगा, चक्की में ग्राइंड किया नहीं चलेगा, वो सब मुसल या खल में ही करने चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब नमक भी हम क्या करते, मिक्सी में डर घुमा देते हैं, नहीं चलेगा रे बाबा। उसको भी उखल में या खल में उसको कूटकर पीसना है। अब सब हाथ नहीं ठीक, गर्दन में प्रॉब्लम, हाथ में प्रॉब्लम, हर जगह पर प्रॉब्लम है। किसको नीचे बैठा जा रहा है, ये है। और एक बताओ आपको, जो भोजन बनाने की राइट प्रक्रिया है ना, एक तो चौके में भरपूर लाइट आनी चाहिए। एक पहला पॉइंट, लाइट नहीं है तो भी मांस भक्षण का दोष आ जाएगा। क्यों? आप कृत्रिम प्रकाश लगाएंगे, प्रकाश मतलब व्यवस्थित दिखने के लिए, तो फिर वहां पर होगा। या फिर थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा जैसा होगा तो तकलीफ क्या होगी कि वो संधि प्रकाश जैसा है ना, मतलब तो उस प्रकाश में निरंतर जीव उत्पत्ति ज्यादा होती रहती है। जहां पर प्राकृतिक सूर्य प्रकाश अंदर आ रहा है ना, तो वो चौका निर्जंतुक भी ज्यादा बना रहता है। तो ये भी एक विचार करना कि मांस में ये अपना चौका भी कैसा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहां पर साक्षात फिर जीव राशि ज्यादा उत्पन्न होती है। ये एक बात। चौके का हो गया, मिक्सर का हो गया। आपने क्या पूछा था बहन जी? हाँ, चक्की का ही पूछा था आपने, तो वो तो कह दिया। हाँ हाँ, फिर वो तो आटे चटनी करने के वो सही है क्या? फिर कौन सी? दो प्रकार के आटे। हाँ हाँ पाटे वाली है, हाँ 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 मैंने वो चलनी वाली आटी, चलनी हाँ, वाली चलने वाली। अब चलने वाली का प्रॉब्लम सुन लीजिए।
आप बोलोगे भैया आप तो सब ये निकालोगे तो हम खाए कैसे, तकलीफ है। देखो, जानकारी रखने में विरोध नहीं है, और हम कितने बच सकते इसकी बात चल रही है। बचना हमारा काम है। अब मुनि के योग्य होगा नहीं होगा, हम पड़गान करें नहीं करें, ये आगे की बात है। अगर नहीं है तो हम पड़गान भी तो कैसे कर सकते हैं? आप विचार तो करो, पड़गान नहीं कर सकते। दूसरी जो चक्की है ना चलने वाली, उसमें प्रॉब्लम जो 3 नंबर 4 नंबर की चलनी होती है ना, वो चल सकती है। लेकिन 1 नंबर 2 नंबर वाली चलनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि उसमें अनाज मतलब जो आटा है ना, वो अटकता है उस जाली में और वो निकलता नहीं है। अब कोई कहे साहब इसको पानी से धो। अब मेरा प्रश्न है, पानी से धोने वाले जीव को पूछना, मतलब आप थोड़ा सोचो ना, आटे के ऊपर पानी डाल दिया आपने तो क्या होगा? आटा गीला होगा लेकिन बहकर नहीं जाता, और बहकर गया इसका मतलब आपने कितना पानी बहाया ये भी विचार करना। ठीक है, बहकर गया मतलब पानी कितना बहाना पड़ा उसके पीछे, और 100% गारंटी नहीं है कि वो साफ होगी। दूसरी बात, कंपनी वाले स्वयं कहते कि इसको धोना नहीं, और हम धोए तो कितने दिन चलेगी, उसका शेप बदल जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। तो अपने आप में ये दिक्कत है। तो हमारे पास में चलने वाली ही है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा आटा वो 3 नंबर की चलनी से निकालते, वो साफ करने में सुलभ भी है और ऑलमोस्ट सब आटा निकल जाता है उसमें से। मोटा होता है थोड़ा सा। 2 नंबर में थोड़ा सा मतलब एकदम सॉफ्ट आटा ही आ जाता है। तो अभी देखते हैं, हमारी शक्ति प्रमाण सब बातें चल रही है, बट कहने की बात 1 नंबर 2 नंबर तो नहीं चलेंगे, ये इतनी बात तो पक्की है, क्योंकि साफ होना बहुत मुश्किल है, कठिन है, नहीं के बराबर। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। यंत्र नहीं चलता है, बिजली नहीं चलती है। हाँ, अब वो स्वाध्याय भी करेंगे तो लाइट लगाकर नहीं करेंगे, ये विचारणीय बिंदु। उनके पास बिजली का कोई भी उपकरण नहीं होता। ठीक है, तो हाँ, अब और एक बात, जैसे मैं पहले एक बात उठा रहा था कि कहीं पर उन्होंने कमिटमेंट किया 4 महीने के बाद तुम्हारे पास आना है। तो 4 महीने के बाद आना मतलब क्या कि उनको निश्चित गांव भी क्रॉस करने, बराबर। निश्चित गांव, आज इस गांव में, कल इस गांव में, कल इस गांव में, कल इस गांव में। तो ये पक्की बात हो गई कि नहीं? हाँ, हो गई। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो जाएंगे तो उनकी आहारचर्या होगी क्या हर गांव में, या इन्फॉर्म करना पड़ेगा तभी तो जाकर आहारचर्या हो सकती है। और इतना एट अ स्ट्रेच चलेंगे तो थकान आदि नहीं होगी क्या? और स्वास्थ्य बिगड़ नहीं सकता क्या? अरे वो भी मनुष्य है ना, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बिल्कुल बिगड़ सकता है। जैसे ही प्रदेश बदलते, हवा बदलती, मिट्टी बदलती, अपने आप शरीर उसको एडजस्ट करने के लिए शरीर को तकलीफ होती है। जैसे अभी हम यहाँ से दिल्ली साइड में चले जाए, हम वहां पर सूट ही नहीं होंगे। कदाचित वे लोग यहाँ पर आकर सूट हो जाए, लेकिन हमको यहाँ से वहां जाना, एक्सट्रीम क्लाइमेट है ना, तो हमको सूट नहीं होता। ना वहां की गर्मी सूट होगी, ना वहां की ठंड सूट होगी। हाँ, और ना वहां का जो मॉइस्ट वातावरण है वो सूट होगा। हाँ, कभी कभी नवतपा चलता है ना, नवतपा मतलब जेठ माह के बाद में वहां पर नवतपा चलता है। मतलब इतनी गर्मी और इतना मॉइस्चर होता है, बैठे बैठे वहां से ऐसा पानी बहने लगता है शरीर में से। इतनी भयंकर वहां पर डिहाइड्रेशन जैसी परिस्थिति हो जाती है। हाँ, बट मुझे क्या कहना है कि हमको यहाँ से वहां नहीं चलता। तो मुझे ये कहना है कि मुनिराज जब ग्रामांतर करेंगे ऐसे, तो वातावरण बदला तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है। तो अपने आप में फिर शरीर में क्षीणता आएगी तो वे ठीक से चल पाएंगे क्या?
और फिर उनकी आहार व्यवस्था व्यवस्थित हो सकती है क्या, ये सब विचारणीय बिंदु है। नहीं हो सकती तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोष हो रहा है। कृतकारित अनुमोदना में कहीं ना कहीं बात गलत हो रही है। तो 108 कोटि के त्यागी नहीं हो रहे हैं तो मुनिपना जा रहा है। तो मुनिपना सुरक्षित रखने के लिए हमको ये सब विचारणीय बिंदु है। हाँ, ये सब यहाँ आ रहा है, मध्य मांस का त्याग कहकर सब आ रहा है। इसके अंदर अपन कैसे ले सकते हैं, ये हमारी स्किल है। नहीं कहाँ लिखा है आप पूछोगे तो कहीं मिलेगा नहीं, बराबर है। अपना विवेक किस काम का, अपना विवेक यही तो बता रहा है कि हमको यहाँ पर देखना है कि भाई यहाँ पर मांस का दोष आ सकता है, तो विचार करना और वहां से हटने का प्रयास करना। इसलिए अगेन अधिक सामग्री जहां पर है वहां पर तो भोजन भक्ष्य नहीं है। अरे हमारे लिए भी मान लो हम कहीं जाते हैं ना शिविरों में कहीं, और वहां पर मान लो एकदम 2-4 मिठाइयां बनी और बाकी अन्य भी कुछ नमकीन होगा, सब होगा। कब बना, क्या बना, विचार करना। योग्य है क्या, नहीं है, वो मांस भक्षण है क्या, विचार करना। हम धर्म समझने गए हैं और धर्म के नाम पर हम मांस भक्षण करके आए हैं, ये लॉजिकल बात है कि नहीं है, विचार करना। मतलब कितना जाना, कैसे जाना, क्यों जाना, सारा प्रयोजन नक्की करना। हमारे खान पान की व्यवस्था नहीं हो रही तो हम कहीं जा नहीं सकते, फैक्ट है। फिर हमको कोई कहे साहब हमको तो कहीं घूमने नहीं मिलता, मतलब हमारी चर्या ही नहीं सुरक्षित है, तो हम कैसे वहां पर घुमाने ले सकते हैं? मतलब हम तुमको कैसे पाप में डाल सकते हैं, है ना। घर वालों को हमको घुमाना पड़ता है कि नहीं, तो घुमाएंगे कैसे तुम्हें हम पाप में ढकल कर? हम तो तुम्हें अनुमोदन नहीं कर सकते। जब श्रावक ही ऐसा अनुमोदन नहीं करता है तो मुनिराज कैसे अनुमोदन करेंगे? आप विचार कर रहे हैं। देखो और जैसे आरम त्याग प्रतिमा है ना, आरम त्याग, चलो रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है ना, वहां पर रात्रि में कोई वस्तु भी बाजार से लाना निषिद्ध, एक रात्रि में गमन निषिद्ध, रात्रि में मौन ही रखा जाता है, ये सब रात्रि भोजन त्याग में है। आरम त्याग में बिजली के उपकरणों का यूज नहीं होता। रात्रि भोजन त्याग में वहां पर रात्रि में कोई कार्य नहीं करना, ये भी चलता है। करने वाले करते, नहीं करने वाले। लेकिन आरम त्याग में 100%। आरम त्याग कौन सी प्रतिमा है? 8वीं प्रतिमा है। 8वीं प्रतिमा में इनका पूरा त्याग हो गया है, मतलब बिजली का प्रयोग ही नहीं होता है इनका। तो क्या करते हैं? अब पागल हो जाएगा। अरे पागल नहीं होता है, समझदार होता है। हमको जो पागल होता दिखाई दे रहा है ये हमारी कमजोरी है। वो समझदार हो गया, दिन भर चिंतन कर सकता है, ऐसी जिनवानी उसने अपने हृदय में भी बसा दी है, तभी तो जाकर एकदम निश्चिंत है। इतना देर याद करता है, हाँ इतना देर याद किए बिना उसको काम आगे नहीं बढ़ने वाला, उसका मार्ग आगे नहीं जाने वाला। हम 15 मिनट आधा घंटा हम विचार करें, बस हो गया। अब क्या विचार करें? अरे कुछ भी नहीं बचा यार, मैंने तो सब जो कुछ किया करना था, चिंतन करना था, कर दिया। अब इसके आगे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारी रुचि अभी भी आत्मा में नहीं है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग आज की थी क्या? हाँ, चोर के दाढ़ी में तिनका, है ना। हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या है? हमारा चिंतन जितना चल रहा है ना, वहीं पर हमारा उपयोग भी दौड़ता है। बस यही बात है। हमारी रुचि जहां पर पड़ी है ना, बराबर हमारा उपयोग भी उसी के पीछे दौड़ता है। विचार करना। हाँ, एक समय तो हो गया है। चलिए रुक जाते हैं, कोई प्रश्न है तो कर सकते। पंचमकाल के अंतिम समय तक भाव नीति संत बताए हैं। हाँ, फिर उनका जीवन निर्वाह कैसा होगा मतलब। तो इसलिए सदासुखदास जी ने भी लिखा, टोडरमल जी साहब ने भी लिखा, क्या होंगे कहीं अगम्य क्षेत्र में, मेरे सामने नहीं है, इसका मतलब कहीं नहीं है, ये कहा
लाया। समझ में आ रहा है? ये भरत क्षेत्र है और होंगे किसी दूर अगम्य क्षेत्र में, हमारे सामने नहीं, इसका मतलब नहीं है, ऐसा नक्की करना गलत है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये विचारणीय बिंदु है। इसलिए सदाशिवदास जी ने तो एक और बात लिखी है कि श्रावक का मिलना भी बहुत दुर्लभ है और उससे अति दुर्लभ मुनिराज का मिलना है, ऐसा वहां पर लिखा है रत्नकरण श्रावकाचार्य में। विचारणीय बिंदु है। मतलब अति पुण्य प्रसंग से ये सब संयोग बनेंगे, अति पुण्य प्रसंग, वो पुण्य की जाति विशेष होगी। तो है, लेकिन देखो निर्णय करना अपना काम है कि नहीं, जितना बच सके उतना बचना है कि नहीं, हमको अंदर से टीस लगनी चाहिए कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मनुष्य भाव मेरा जा रहा है, मेरा जा रहा है, मेरा जा रहा है, रसना इंद्रिय के पीछे, भोजन के पीछे मैं कितना समय बर्बाद कर रहा हूँ। मैक्सिमम हिंसा अपन रसना इंद्रिय के पीछे करते हैं। हाँ, बाकी विषय भोग की बात है ही, लेकिन जो बाकी विषय भोग से हटे है, अब कहाँ ज्यादा हिंसा हो रही है? खान पान के पीछे ही तो हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल, अत्यंत अत्यंत विवेक और जागृति चाहिए, खेद वर्तना ही चाहिए, निरंतर जागृति। ओ मेरा मनुष्य भाव जा रहा है, कैसी वो अद्भुत अवस्था होगी, कैसे मुझे ये प्रसंग मिले, कैसे ये सहयोग प्राप्त हो, विचार करना मैं क्या करूं। फिर अपने आप अपने खान पान में विवेक आता है, मर्यादित करता है खान पान, मात्र शुद्धि का और पोषक, शरीर के पोषक इतना ही लेता है। फिर वो उसमें रसना का कोई विकल्प नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए यहाँ पर एक शब्द आया है गाथा में। गाथा में देखो शब्द क्या आया, रसोवेक्षम। रसोवेक्षम कहकर क्या कह रहे, कैसा आहार होगा, कैसा रस होगा वो नहीं देखूंगा मैं, मात्र शुद्ध हिंसा रहित ऐसा ही भोजन हो, इतना ही देखना है मेरा काम, गर्त पूर्ण करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ये वे बराबर जानते हैं। पकड़ में आ रहा है क्या? तो हमको भी निरंतर भावना, अभी हम कह रहे हैं ना संत साधु बन के विचरो, वो घड़ी कब आएगी? तो वो घड़ी का अब आपको थोड़ा भाव भाषण होगा कि जब यही ठीक नहीं है तो वो कब ठीक होगा। समझ में आ रहा है? अर्थात वो भूमिका कब आएगी? क्योंकि यहां से पास हुए बिना सम्यक तो नहीं, सम्यक तो के बिना मुनि बना लेना कोई सार्थक नहीं है। तो एट द एंड ऑफ डे आप निर्णय तो कर सकते हैं ना। इसलिए पंडित साहब ने और एक बात कही, मेरे ख्याल से 7वें अध्याय में कहा है, तो करना क्या, तू तो निर्णय कर, निर्णय कर कि ऐसा ऐसा है मोक्ष मार्ग, चरणानुयोग या आचरण का योग्य मार्ग ऐसा है, व्यवहार पक्ष, और निश्चय पक्ष ऐसा है, ये निर्णय तो कर। तो यहां नहीं, अगले भव में, 2-4 भव में संगी बना रहा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पूर्व संस्कार वश, पूर्व संस्कार मतलब इस भव का संस्कार, तो संस्कार से हटना नहीं, निर्णय करने से चूकना नहीं, गलत है तो गलत मान लेना, पक्ष में नहीं रखना, क्योंकि पक्ष रखेंगे तो मेरे अनंत भाव बिगड़ने हैं। उससे अच्छा मैं यथार्थ पक्ष करूं, अर्थात जिनेंद्र भगवान का पक्ष करूं, तो क्या फायदा होगा? मैं उनका अनुयायी तो हूं और कालांतर में मुझे ऐसा निमित्त बनेगा, बनेगा। भावना तो भाव, भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। तुमने गलत भावना भाई तो तुम्हारे भाव बढ़ने वाले, और यथार्थ भावना भाई तो तुम्हारे भाव घटने ही वाले हैं। हाँ, लेकिन वहां पर खेद बुद्धि तो होनी ही चाहिए, अपना भाव। आज मैं ना किसी से बात कर रहा था, विद्वान थे, तो उन्होंने कहा कि हम बूढ़े हो रहे हैं। मैं मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछे तो कह रहे हम बूढ़े हो रहे हैं। बूढ़े हो रहे इसका मतलब क्या? हमारा एक एक पल जा रहा है, जा रहा है मतलब क्या? हमको जागृति होनी चाहिए, और हम जागरूक नहीं हो रहे हैं, खेद नहीं हो रहा है कि हमारा समय जा रहा है और हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या करना? विचार करो। विचार करो मतलब क्या? अरे तुम्हें अपना काम करने के लिए समय निकालो।
व्यापारी बनाइए नर भव हाट मंजार, फलदाई व्यापार कर नातर विपत्ति अपार। आगे बात फिर से, अरे घूम फिर के आपको यही सुनना है, यही समझना है, तो शांति से गंभीरता से निर्णय कर लेना, फिर आगे जैसा होगा होगा। लेकिन गलत को गलत मानने में कोई विरोध नहीं होना चाहिए। कैसे करना, हम उपाय अपने अपने ढूंढ ले कि कैसे कम से कम में अपना गुजारा हो सकता है, कैसे कम हिंसक का हम प्रयोग करके अपना काम कर ले, और जो हिंसक है उसके उसमें मान ले कि भाई ये गलत है और इसके बिना मेरी कमजोरी वश मैं ये कर रहा हूं, और अत्यंत अत्यंत खेद बरतना चाहिए। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न?